Good morning, students. This is the third video of the fifth week of September for 11th physics. Lesson is elasticity and topic is elastic and plastic behavior of solids. ठीक है, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर समझने से पहले समझेंगे बेटा हम इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स, हमने किसी सब्सटेंस को एक कांस्टेंट शेप में था, उसको रबर की बॉल को हमने दबा दिया, शेप चेंज हो गया। तो जो फोर्स हमने लगाया उसने इसके फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया, फोर्स में डिफॉर्मिंग फोर्स। हमने रबर बैंड को अंदर डाल के हाथों खींच दिया बाहर, या रबर बैंड को खींच दिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, जो सर्कुलर शेप थी उसको खींच के डिफॉर्म कर दी, ठीक है। या हमने जैसे तुम्हारा चौक बॉक्स हो गया, ये इसकी शेप रेक्टेंगल लग रही है, हमने इसको दबा दिया, ये शेप चेंज हो गई। तो जिस फोर्स को हमने लगाया इसमें, ये जिसने इसके फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया, उसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। सच अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। जिस फोर्स को लगाकर हम उसके शेप और साइज को डिफॉर्म कर देंगे, जिस फॉर्म था उस फॉर्म को चेंज कर देंगे, उसे कहेंगे हम डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब आती बात इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक बिहेवियर? जैसे अभी हम दिखाया था, ये रेक्टेंगुलर शेप में था बेटा, एक एग्जांपल बताओ। इलास्टिक नहीं समझ ले, इसको समझ नहीं इलास्टिक हो गई है। इसको हमने दबाया, शेप चेंज हो गया। हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे ना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया है, ये फिर अपनी शेप को इसने गेन कर लिया। तो दिस इज नोन एज इलास्टिक नेचर, ठीक है। इफ अ बॉडी एक्वायर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक बॉडीज एंड दिस इज नोन एज इलास्टिक नेचर ऑफ द बॉडीज। द रिगेनिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिक नेचर, ठीक है। हमने किसी बॉडी के शेप को चेंज कर दिया डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, हमने हटाया डिफॉर्मिंग फोर्स को, ऑब्जेक्ट अगेन अपने शेप को रिगेन कर लिया, तो इस सब्सटेंस कहेंगे हम इलास्टिक सब्सटेंस, इस नेचर कहेंगे हम इलास्टिक नेचर, और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्लियर? एक एग्जांपल बता रहा हूं तो मैं, जब वो होता नहीं है, रबर बैंड हो गया, एक सर्कुलर शेप में होता है, उसको खींच लो, डिफॉर्म हो गया, छोड़ेंगे फिर उस शेप में आ जाएगा। दिस इज नोन एज इलास्टिक नेचर, बट इलास्टिक होती है, ध्यान रखना है। अच्छा, इलास्टिक नेचर हो गई। अब प्लास्टिक, हमने किसी बॉडी को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, और वो अपने इनिशियल शेप को रिगेन नहीं किया, उसने जहाँ छोड़ा वहीं अटक गई, ये होगी प्लास्टिक नेचर, ठीक है। क्लियर? जो बॉडीज अपने इनिशियल शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेती हैं, दैट आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। वैसे परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी होती नहीं है, बट फिर भी हम क्वार्ट्ज को 100% परफेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक मान सकते हैं बेटा इसमें। क्लियर हो गया? इलास्टिक बॉडीज क्या होंगे? दोज बॉडीज विच रिगेन इट्स इनिशियल शेप after removing the deforming force is known as elastic bodies, and this is known as elastic nature, and this phenomena in which the body regain its initial shape is known as elasticity. Such as plastic bodies, those bodies who cannot regain its initial shape after removing the deforming force is known as plastic bodies, and this nature is known as plastic nature. Clear? Next topic, Hooke's law. हुक्स लॉ एक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, बताइए, इसे समझ लो पहले। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी,
ये इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं इसे हम। जैसे ये रबर बैंड है बेटा, ये स्प्रिंग है, अपनी फोन पे का स्प्रिंग ले लेना, इसको हमने इसको खींच के यहाँ तक कर दिया, हमने छोड़ा इसे, मतलब इतना बढ़ा दिया हमने, छोड़ा, यहाँ पर आ जाएगा ये, अब तक इलास्टिक है ये। थोड़ा सा और खींच दिया हमने, अब इतना चेंज हो गया है, थोड़ा सा और खींच दिया, छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आ गया बेटा ये। थोड़ा सा और खींच लिया हमने यहाँ से, इतना और बढ़ के, मतलब इसमें चेंज हो गया है, छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया ये। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इसे थोड़ा सा बड़ा बेटा, देखो ये लिटिल बिट बड़ा है हमने थोड़ा सा ये। अब क्या, हमने छोड़ दिया तो यहीं पर रुक जाएगा, दोबारा अपने स्टेप पे नहीं आएगा। तो जिस मैक्सिमम लिमिट तक उसमें इलास्टिसिटी का जो नेचर होता है प्रेजेंट रहता है, उस मैक्सिमम को कहेंगे हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जिस लिमिट तक उसे हम खींचकर छोड़ने पर अपने इनिशियल कंडीशन को दोबारा रिगेन कर लेती है, उसे कहेंगे हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद अगर थोड़ा भी खींच देंगे हम तो वो दोबारा रिगेन नहीं करेगी, डिफॉर्म हो जाएगी फॉर ऑलवेज, इज नोन एज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुक्सला कहता है कि अगर हम किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट के अंदर तक स्ट्रेच करें तो जो स्ट्रेच लेंथ होती है, चेंज इन लेंथ होगा, वो अप्लाइड फोर्स के स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, पर यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हुक्सला। हुक्सला से पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेन, फिर पढ़ेंगे हुक्सला बाद में। ठीक है, अभी हटा दो चलो, समझ नहीं आएगा तुम्हारे। स्ट्रेस क्या होगा, हमने किसी बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगा खींचा, ठीक है, जैसे हम एक स्प्रिंग होता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलो मान ले रहे हैं, यहाँ पर एक पेन ले रहे हैं अपने पॉकेट से, इस पेन को हमने बाहर की ओर खींचा, तुमने स्प्रिंग को जो बाहर खींचते हैं हम, तो स्प्रिंग हमारे हाथ पर अंदर की ओर फोर्स लगाता है ना, तो जो फोर्स हमने बाहर को लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो फोर्स अंदर स्प्रिंग ने हमारे हाथ पर अंदर की साइड लगाया दैट वाज रिस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स वी ट्राई टू मूव द बॉडी इन इट इनिशियल पोजीशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने जो बाहर की साइड में लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, अंदर जो लगा वो रिस्टोरिंग फोर्स। तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स को बोलेंगे हम स्ट्रेस। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को बोलते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस टू टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और सेकेंड होता है तुम्हारा टेंजेंशियल। ठीक है, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स, तो स्ट्रेस का फार्मूला कितना होता है यहाँ पे F अपॉन ए। अगर ए को हम 1 मान लें तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा F अपॉन 1 या इक्वल टू F न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाले नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स को हम, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स को बोलेंगे हम स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इज द फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग द परपेंडिकुलर, स्ट्रेस इज द restoring force acting perpendicular to the per unit area is known as stress. Consider the restoring force of a body is capital F and its area cross section is capital A. Then stress F equals to F upon A as Newton
पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट भी होती है, ध्यान रखना है। तो प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, ठीक है। स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंट। के लॉन्गिट्यूडनल में एरिया हो गया ना, इसके परपेंडिकुलर या तो अंदर को लगेगा या फिर बाहर को लगेगा, और टेंजेंट में इसके टेंजेंट लगेगा ऐसे, या इधर लगेगा कहीं पे टेंजेंट लगेगा तो टेंजेंट फिर हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होती है? कंसीडर किसी की लेंथ स्मॉल कैपिटल एल चाहिए, हमने फोर्स लगा दिया, हमने इधर लगाया फोर्स एफ, और इसकी चेंज में लेंथ में स्मॉल एल की चेंज हो गई, फोर्स लगा लेंथ बढ़ेगी, तो इसके चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल चेंज को बोलेंगे हम स्ट्रेन। इट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डायमेंशनल चेंज टू द इनिशियल डायमेंशन। डायमेंशन चेंज का मतलब लेंथ में चेंज हो सकता है, एरिया में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, इस टाइप के कई टाइप से चेंज हो सकता है उसमें, तो डायमेंशन बोलते हैं यहाँ पर हम। स्ट्रेन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डायमेंशनल चेंज टू इट्स इनिशियल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। इट्स यूनिट इज here length upon length, तो यूनिटलेस। एरिया लेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, यूनिटलेस। वॉल्यूम तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यूनिटलेस। तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होगा, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रिस्टोरिंग फोर्स, द रेशियो ऑफ the restoring force acting normally at per unit area is known as stress, and strain it is equal to the ratio of dimensional change to its initial dimension is known as stress, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें हुक्स लॉ। स्ट्रेन बेटा 3 टाइप की होती हैं इसमें। एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरी हो गई वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ना। और थर्ड हो जाएगी तुम्हारी शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, नंबर 1 वाली। नंबर 1, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज नोन एज longitudinal strain. Second, volumetric strain equals to it is change in volume to its initial volume is known as longitudinal strain. Shear strain equal to displacement in the direction of tangential stress upon normal distance from fixed point। बाद में समझाऊं जब पहुंचे इसके स्ट्रेन पर, ठीक है। तो स्ट्रेस 2 टाइप्स के हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेन 3 टाइप्स की हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हुक्स लॉ। इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू हुक्स, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी
द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस कोई कांस्टेंट लगा देंगे हम E इंटू स्ट्रेन, वेयर E is called coefficient of elasticity। ठीक है, अब यहां से E को सॉल्व करें तो कितना होगा, ये कैपिटल E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन की यूनिट यूनिटलेस, तो यूनिट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक कोएफिशिएंट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस, वर्क डन। In next video we are solving the stress ratio of stress strain, and that is like Young modulus, modulus of rigidity, and so many topics. Thank you, students.